हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हम लोग अभी तक पूर्व सवर्ण संधि में आए हैं और पूर्व सवर्ण संधि इसमें भी उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र से होने वाले पूर्व सवर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। पर इस सूत्र से जैसे आप इको यणचि से पढ़ रहे थे ना, स्वर संधि में एक इको यणचि सूत्र था, इक के स्थान पर यण करने वाला, पर खाली इक के स्थान पर यण कर देने मात्र से काम नहीं चल रहा था और कुछ सूत्र समझना पड़ता था प्रक्रियागत। वैसे ये भी उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य भी कुछ कार्य करेगा, पर इसके कार्य से ही काम नहीं चलेगा और कुछ सूत्रों को समझना पड़ेगा, तभी उदाहरण सिद्ध होगा। ठीक, ऐसा यहाँ है। तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र के बारे में पिछले व्याख्यान में पढ़ते समय मैंने बताया था। उद के बाद में उदः, उदः का मतलब क्या होता है? उद के पर में पहले क्या होना चाहिए? उद, उसके तुरंत बाद होना चाहिए स्था या स्तंभ। ये हमने इसी तरह लिख के बताया था ना, पहले होना चाहिए उद, उसके बाद स्था हो या उद के बाद स्तंभ हो। तो पूर्वस्य, पूर्व का सवर्ण हो जाता। अब पूर्व कौन सा है? पूर्व कौन सा है? द ना। उद का द जो है वही पूर्व है, उसी का सवर्ण हो जाएगा स। अब स्था और स्तंभ का जो स है यह द का सवर्ण हो जाएगा, यह उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य का मतलब है। पर केवल स्था और स्तंभ शब्द होना चाहिए, स्तंभ शब्द होता तो, स्कंद शब्द होता तो, उन सब का स होता तो स को पूर्व सवर्ण न हो पाता। स किसका स होना चाहिए? स्था का स हो या स्तंभ का स, स्था का स हो या फिर स्तंभ का स हो। किसके बाद हो? किसी भी उपसर्ग के बाद नहीं, केवल उद उपसर्ग के बाद। ठीक, तो ही यह नियम लगेगा। यानी आपको केवल यही दो प्रकार की संधि मिलेगी, उद्धन स्था हो या उद्धन स्तंभ हो। ठीक, स्पष्ट है? तो अब क्या होगा? पूर्वस्य यानी पूर्व का सवर्ण हो जाएगा, पूर्व का सवर्ण हो जाएगा। पूर्व क्या है जरा ये समझ ले, पूर्व है द, उसका सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, पर अब उदः में जो पंचमी विभक्ति लगी है उस पंचमी विभक्ति का क्या तात्पर्य है? तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य इसका तात्पर्य होता तस्मात् इति, तस्मात् इति। तस्मात् मतलब यदि पंचमी विभक्ति, तस्मात् मतलब उससे, उससे का मतलब ऐसे जैसे ये तत् शब्द है सर्वनाम, किसी का भी निर्देश करना हो तो तत् से निर्देश कर सकते। तो तेन मतलब तृतीया विभक्ति, तस्मै मतलब चतुर्थी विभक्ति, तस्मात् मतलब पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो तस्मात् इति पंचमी विभक्ति के द्वारा यदि कोई निर्देश किया गया हो तो वह कार्य जो होगा वह उत्तरस्य यानी पर के स्थान पर होगा। जैसे इको यणचि में इका में षष्ठी लगी थी, इका में षष्ठी लगी थी तो जो कार्य हो रहा था वह इक के स्थान पर हो रहा था, पर अचि में सप्तमी लगी थी इसीलिए जो कार्य हो रहा था वह अच से पूर्व के स्थान पे हो रहा था। ठीक, यहां भी उस बात को ध्यान दीजिएगा, स्था स्तंभो इस शब्द में षष्ठी लगी है। स्था स्तंभो में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी लगी है। षष्ठी जहां लगी होती है कार्य उसी के स्थान पर होता है। तो यानी जो भी कार्य होगा वह कार्य किसके स्थान पर होगा? या तो स्था के या तो स्तंभ के, या तो स्था के स्थान पर कार्य होगा या तो स्तंभ के स्थान पर कार्य होगा। ठीक, उदः स्था स्तंभो, स्था स्तंभो। ठीक है, तो अब देखिएगा उद के पर में यदि स्था और स्तंभ आते हो, उद के पर में क्या आते हो? स्था और स्तंभ, यह अर्थ निकल के आ जाएगा कि नहीं? उद के पर में आने चाहिए
स्था और स्तंभ आने चाहिए। जैसे इको अणचि में इकाह के स्थान पर कार्य हो रहा था, यहाँ कार्य स्था और स्तंभ के स्थान पर होगा। पर अची में सप्तमी लगी हुई थी, उदा में पंचमी लगी है, तो अची कहने से पता चलता था कि अच के पूर्व में होना चाहिए एक, पर उदा में पंचमी लगी है तो उससे पता चल रहा उद के बाद में होना चाहिए स्था और स्तंभ। ठीक, ये आपको किसने समझाया? तस्मादित्युत्तरस्य ने बताया। तस्मादित्युत्तरस्य का तात्पर्य हुआ पंचमी निर्देश से यदि कोई कार्य क्रियमाण कार्य है जो वह कार्य किसी दूसरे वर्ण से व्यवधान रहित होने की स्थिति में जो पर में आता है उसको ही वह कार्य होगा, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, ऐसा ज्ञेयम जानिए, ऐसा जानिए आप। ये जान लो, का जान लो, क्या जानना है? किम ज्ञेयम, क्या जानना है? तो कह रहे हैं कि परस्य ज्ञेयम, पर के स्थान पर कार्य होगा। उत्तरस मतलब परस्य, कार्य किसके स्थान पर होगा? पर के स्थान पर होगा। पर कब कार्य पर के स्थान पर होगा? यदि सूत्र में कहीं पंचमी का निर्देश हुआ हो तो। ठीक, कैसे पर के स्थान पर? तुरंत पर में, अव्यवहित पर में जो है उसी के स्थान पर कार्य होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ गए। अब इससे समझ में आया कि ऐसे स्था और स्तंभ के स्थान पर कार्य होगा जो स्था और स्तंभ उद के बाद आते हों। दोनों सूत्र समझने के बाद यही तो समझ में आया ना, ऐसे स्था और स्तंभ के स्थान पर कार्य होगा जो स्था और स्तंभ उद के बाद आता हो। यही तो तात्पर्य समझेंगे ना। तो अब समस्या आई कि पूरे स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण करेंगे, पूरे स्था के स्थान पर पूर्व सवर्ण करेंगे, क्या ऐसा होगा क्या? क्योंकि स्था स्तंभों में षष्ठी लगी है कि नहीं? षष्ठी लगी होती है जिसमें कार्य उसके स्थान पर होता है, तो स्था के स्थान पर होगा, स्तंभ के स्थान पर होगा, पूरे स्था के स्थान पर होगा क्या? पूरे स्तंभ के स्थान पर होगा क्या? यह एक समस्या उठी कि नहीं? यह समस्या उठी तो उस समस्या का समाधान देने के लिए यह सूत्र आ गया। आदेह परस्य। आदेह परस्य क्या कहता है? पर के स्थान पर यदि कोई कार्य हो रहा है, पर वाले के स्थान पर यदि कोई कार्य हो रहा है तो वह पूरे पर वाले के स्थान पर नहीं होगा, आदेह उसके प्रथम वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक है, यह आदेह परस्य ने समझाया। आदेह परस्य केवल परिभाषा सूत्र है, यह परिभाषित करता है कि पर के स्थान पर यदि कोई कार्य संपन्न किया जाना हो तो वह पूरे पर के स्थान पर ना होकर पर में जो पहला अक्षर है उसके स्थान पर होगा। तो पूरे स्था और स्तंभ के स्थान पर जो कार्य हो रहा था वह पूरे स्था और स्तंभ के स्थान पर कार्य न होकर स के स्थान पर होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि स्था और स्तंभ का आदि वर्ण क्या है? स। ठीक है, पहला वर्ण क्या है? स। तो निष्कर्ष से आप समझे कि उद के बाद स्था हो या उद के बाद स्तंभ हो तो उसका जो आदि वर्ण है, पहला वर्ण है स, उसके स्थान पर हो जाता है पूर्व वर्ण का सवर्ण। ठीक है, यह निष्कर्ष आप इन तीनों सूत्रों को समझने के बाद समझे। ठीक है, तो चलिए जरा करके देख लेते हैं। इधर आ जाओ प्रभु। तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य लगाएंगे पहले। क्या है? इधर लगाया, लिखा हमने उद धन स्थान। ठीक, स्थान में भी तो स्था है ना। फिर इसके बाद उद धन स्तंभ। उद धन स्था और उद धन स्तंभ, ये स्थिति हुई कि नहीं? है? ए प्रभु, हाँ पूरे में रहो। ये तो इसे अच्छे ढंग से आ रहे थे। हाँ, उद धन स्था और उद धन स्तंभ स्थिति है। उदः स्था स्तंभो पूर्व से लगेगा कि नहीं? क्योंकि उद के तुरंत बाद स्था है या स्तंभ है उसका स है, उसके स्थान पर पूर्व का सवर्ण होगा। आदेह परस्य और तस्मादित्युत्तरस्य के सहयोग से पता चला हमें
कि स के स्थान पर पूर्व सवर्ण करना है, यहाँ भी स के स्थान पर पूर्व सवर्ण करना है। ठीक है, यही तो समझे। तो सा के स्थान पर पूर्व सवर्ण करना, पूर्व वर्ण कौन सा है? द के स्वर्ण कितने हैं? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यही 5 तो हैं। तब इन 5 में से कौन सा आएगा स के स्थान पर? तो आप कहेंगे क्योंकि स का उच्चारण स्थान दंत है, तो हम कह देंगे भाई तथा दधना 5 का उच्चारण स्थान दंत है। कौन सा वाला लाएंगे? तो उच्चारण स्थान के आधार पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जरा देख लेते हैं। तो इस स का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत है और इसका तो स्पृष्ट है 5 का। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। बाह्य प्रयत्न में चले जाएंगे फिर, और बाह्य प्रयत्न में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यह स जो है ना खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। खप छठ थ चट थ कप श स है ना, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का विवार, श्वास, अघोष यह बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक, अब खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो आप देख लीजिए, ख, फ, छ, पूरा लिख दे रहा हूं, ठ, ए भाई, ठ, थ, ठीक, फिर उसके बाद च, ट, त, क, प, है ना, फिर उसके बाद श, स, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। ठीक, यही इतने वर्ण आते हैं ना खर प्रत्याहार में। अब आप कहेंगे इन खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में इसमें से कौन कौन है भला? क्योंकि यही दोनों ही होने, इन्हीं का पूर्व का स्वर्ण होना है ना। तो पूर्व वर्ण द है, दा का स्वर्ण ये खा और च तो नहीं है, फा और टा भी नहीं है ना, ता है, इसलिए इसको बचा लेते हैं। छा भी नहीं है, ठीक, ठा भी नहीं है, का और प भी नहीं है, ये तीनों श भी उस द के स्वर्ण नहीं। तो यानी पता चला था और था में से कोई होगा। आप विवार, श्वास और अघोष आभ्यंतर प्रयत्न देखने के बाद ही पता चल गया कि ये तीनों तो संवार नाद घोष वाले हैं, इसलिए ये तीनों नहीं हो पाएंगे। पता चल गया ना, वही होगा तो या तो ता होगा या तो था। तो अब कैसे पता चले कौन सा होगा? तो आपको बता दें, स है महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष, संवार नाद घोष, ये 6 बाह्य प्रयत्नों ने मिलकर इतना निर्णय, संवार नाद घोष तो है ही नहीं है, तो 6 के ग्रुप ने में से 3 ने मिलकर ये 3 बता पाए कि ता और था में से कुछ होगा। उदात, अनुदात और स्वरित तो होता नहीं है ये, है ना, तो उसके आधार पर यहाँ देखना ही नहीं है। बाह्य प्रयत्नों में बचे केवल विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष देख लिया, पता चल गया ये संवार नाद घोष है ही नहीं, तो संवार नाद घोष के आधार पर निर्णय ही नहीं करना, वो 3 अपने आप कट गए। उदात, अनुदात, स्वरित ये सब है ही नहीं है, तो उसके आधार पर निर्णय नहीं करना, 3 अपने आप कट गए, बचे 9 कट गए, बचे केवल 2, महाप्राण और अल्प प्राण, उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये है महाप्राण, ये रहे अल्प प्राण। महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण होगा नहीं, इसलिए विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण के स्थान पर विवार, श्वास और अघोष और महाप्राण ही आएगा, यानी स के स्थान पर क्या आएगा? ऐसा किसने बताया? स्थानेंतरतमः ने बताया। स्थान पर आदेश हो रहा है तो सदृश तम देखा जाएगा। तो स यद्यपि सवर्ण द के सवर्ण तथा दधन पूरे हैं, पर उन तथा दधन में स का सवर्णतम था ही है, स का सदृशतम था ही है, सवर्णतम नहीं सदृशतम। ठीक, स्पष्ट है कि नहीं? तो इससे पता चल गया कि उद का द वैसे ही रह जाएगा, अगली स्थिति में स के स्थान पर हो जाएगा था।
हो गया कि नहीं? स आधा था तो था भी आधा कर दिया। उद थथान। जी, स्थानांतरतम सूत्र क्या पढ़ा था आपने, क्या बताया था उससे? कि किसी के स्थान पर कोई भी आदेश हो रहा है तो वह उससे मिलता जुलता होगा, सदृशतम होगा। इसलिए तो ई के स्थान पर आप यह कर रहे थे, ई के स्थान पर वह क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ई से सबसे ज्यादा मिलता जुलता यही है। तो वैसे ही सा से सबसे ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है? था। तो स्थानांतरतम से ही तो हुआ। ठीक है, अब उद थथान हो गया। यहां फिर देख लीजिए, यहां क्या होगा? उद रहा प्लस थ तंभन। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक पहुंचाने में? नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना सभी? सभी पहुंचे हैं? उद थ तंभन। तो अब आप तीन सूत्र का अर्थ समझ गए तब यहां तक पहुंच पाए। उदा स्तंभो पूर्वस्य ने कहा पूर्व सवर्ण होगा, पर पूर्व सवर्ण होगा यह केवल उदास्था स्तंभो ने कहा था। ठीक है, इसके सिवाय कौन सा सूत्र लगा? आदेश परस्य ने बताया कि तस्माद तरस्य ने बताया उद के पर में होना चाहिए। आदेश परस्य ने कहा कि वो पहला वर्ण होना चाहिए। ठीक, तो निष्कर्ष निकला कि स के स्थान पर होगा, पूर्व सवर्ण होगा। स्थानांतरतम ने संयोग किया तो पता चला था होगा। ठीक है, तो उद थान उद थ तंभन, यहां तक पहुंच गए। अब आदेश परस्य के बाद कौन सा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में? निकालिए। देखिए क्या लिखा, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। ठीक है, झरी सवर्णे वृत्ति में क्या लिखा है? झरा उत्तरस्य क्या? हल परस्य झरो वा लोपो सवर्णे झरी। ठीक, हल परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरी, वा लोपः होगा ना। तो हल के बाद में आने वाले क्या कह रहा है? वह सूत्र ऐसा कहता है, झरो झरी सवर्णे का मतलब होता है पहले होना चाहिए हल, उसके पर में होना चाहिए झर, उसके पर में होना चाहिए झर। पर वह झर कैसा होना चाहिए? पूरा लिख देते हैं ना, उसके तुरंत पर में होना चाहिए सवर्ण झर। ठीक, सवर्ण झर रहेगा तभी काम चलेगा, अगर सवर्ण नहीं है तो काम नहीं चलेगा। यहाँ हलंत का चिन्ह नहीं दिख रहा था इसलिए अलग से लगा दिया। ठीक, तो स्पष्ट है। तो क्या होगा? पहले वाले झर का लोप हो जाएगा। ये झरो झरे सवरणे का तात्पर्य, पर लोप जो होगा वह विकल्प से होगा। ठीक, अब आप देखिए झर मतलब क्या है? झप घट थ जब घट थ खप छठ थ चटत कप शस 23 वर्ण कुल मिलाकर हैं। ठीक है, झर प्रत्याहार में कुल मिलाकर 23 वर्ण हैं। वह 23 वर्ण में ये भी आ जा रहा है, ये भी झर है ना द, इधर ये द भी झर है। पर ऐसे झर की बात नहीं कल चल रही है, यहाँ ऐसा झर होना चाहिए जो हल के पर में हो। ये द झर तो है पर हल के पर में नहीं है, वो अच के पर में है ना, है कि नहीं? स्टेप समझ रहे हैं? ये झर तो ये भी है पर ये झर के पहले हल नहीं है। इस झर के दिखाई पड़ रहा है वह अच है, तो अच के पर में झर है, उसका सवर्ण झर मिल रहा है। ये भी झर मिल जाएगा, सवर्ण भी है, का सवर्ण है कि नहीं था? है, तो चल जाता। तुरंत बाद में सवर्ण झर है पर ये हल के बाद में नहीं है, अच के बाद में, इसलिए द का लोप नहीं होगा। अब द को मान लीजिए हल है ना, द ये वाला है, हल है कि नहीं? उसके तुरंत बाद ये रहा झर, है कि नहीं? झर में आप देख लीजिए झपघट दिख रहा है कि नहीं? झल हल है,
उसके तुरंत बाद है झर, और उस झर के तुरंत बाद ये जो त दिखाई पड़ रहा है ये भी झर है। चट त क प श स स तक जाता है ना, त है उसमें। और उसके साथ साथ झर तो है पर सवर्ण भी है। था के सवर्ण तथा दधन है कि नहीं? सवर्ण भी है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के आधार पर सवर्ण है कि नहीं? क्योंकि था का भी उच्चारण स्थान दंत, ता का भी उच्चारण स्थान दंत, था का भी अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ता का भी अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। तो ये हल, उसके बाद ये झर, उसके तुरंत बाद ये रहा, एक मिनट करिया कलर से ही, सवर्ण झर। ठीक, मिल गया। तो इस झर का विकल्प से लोप हो जाना चाहिए। कर डाले, लोप कर डाले ना, विकल्प से करेंगे, वैसे नित्य नहीं करेंगे, है ना, विकल्प से लोप करेंगे अभी। अच्छा, यहां भी देख ले, यहां भी देख लेना सतवें में, ये भी झर है पर हल के बाद नहीं है, पर ये मान लीजिए हल, ये रहा झर, उसके बाद ये रहा सवर्ण झर, था का सवर्ण था भी। तो पहले वाले झर का लोप होने लगा, था का होने लगा कि नहीं, विकल्प से। तो अब क्या होगा, इसको मिटा देना इतने को, क्योंकि अगला स्टेप लिखना है, लिखने के लिए पहले मिटाना पड़ेगा, है ना। लिखता मिटाता रहता हूं मैं, ठीक है। चलिए, खसको मत प्रभु। हाँ, अब देखिए, अब स्थिति में थोड़े छोटे अक्षरों में लिखूंगा, क्यों? ये रहा उद, दिख रहा है ना सबको, पहले वाले था का लोप हो गया मान लीजिए, तो बन गया उद धन थान, बन गया कि नहीं, झरोझरी सवर्ण लग गया। तो और जब झरोझरी सवर्ण नहीं लगेगा तो ये वैसे का वैसे बचा रहेगा कि नहीं, उद धन था धन थान, वैसे का वैसे जैसे ऊपर था वैसे बचा रह गया कि नहीं। दोनों में लिख के चलूंगा, क्योंकि विकल्प से हो रहा है ना लोप, इस था का विकल्प से लोप होगा। अब चलिए यहां भी वही लिख डालते हैं, यहां भी जब लोप हुआ तो उद धन तमभन बचा कि नहीं, उद धन तमभन बचा। और जब लोप नहीं हुआ, उद धन थ धन तमभन, ऐसा बचा कि नहीं। कौन सा नियम लगा, झरोझरी सवर्ण, आप लिख लीजिएगा, यहाँ उदास्था स्तंभो पूर्वस, यहाँ झरोझरी सवर्ण, ठीक है। लिख लेंगे ना, कपिया में लिख लेंगे, तो दिमाग में लिखना ज्यादा जरूरी है कपिया में लिखने के लिए, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए भुला जाए तो फिर से एक बार देख लें। ठीक, पहुंच गए, यहां तक सभी पहुंचे हैं। अब झरोझरी सवर्ण के बाद एक सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, खरिच, खरिच, ठीक। खरिच वही वाला कॉमेडी वाला सूत्र है जिसमें हमेशा तिवारी जी की याद आती है ना। वह कहता है, सूत्र का तात्पर्य ये रहा, पहले होना चाहिए झल, ठीक, उसके बाद होना चाहिए खर, तो इस झल के स्थान पर हो जाएगा, ठीक, खरीचा का यही मतलब है, पहले हो झल उसके तुरंत बाद हो खर, तो झल के स्थान पर हो जाता है चर, यानी सामान्यतः उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, ठीक, तुरंत बाद में खर होना चाहिए। अब यहां कुछ ऐसा कह रहे हैं, अत्र थकारस्य चर्त्वेन तकारत्वं तु नाशंक्यम चर्त्व दृष्टिया पूर्व सवर्णस्य सिद्धत्वात्। चलिए, ये एक नया पक्ष लेके आए हैं, अन्य व्याख्याकारों ने क्या कहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप सब में कहीं उत तम्भनम डबल ट्रिपल वाला तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, तो चलेगा। यहाँ एक नई बात जानने को मिली जो मैंने अभी तक नहीं सोचा था,
आई है, इन्होंने व्याख्याकार ने दी है, तो इसको देख लेते। इन्होंने कहा ये डबल ट्रिपल वाला जो बनाया था वो नहीं बनेगा। जब हमने, यहां फिर से आते हैं, सूत्रों के नंबरों को देखिएगा, सूत्रों के नंबर को देखिएगा। झरो झरी सवर्णे 8 4 65, ठीक, और खरी च 8 4 55, और जिससे हुआ है उदस्था स्तंभो 8 4 61, 8 4 61। तो अब बताइए 8 4 61 ने जो कार्य किया वह 8 4 55 को पता चलेगा क्या? ये मैंने नहीं सोचा था, अभी अभी ध्यान में आया, ठीक। 8 4 61 सूत्र ने जो कार्य किया वह 8 4 55 को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा ना। तो 8 4 55 को ये पता है कि वहां स्थानम का सही है, स्तंभनम का सही है, क्योंकि स के जगह पे जो था हो चुका है वो था, इसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस सूत्र ने जो कार्य किया वह पूर्वत्र यानी इसके लिए असिद्ध हो गया। 8वें अध्याय के सूत्रों में, 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे पाद के सूत्रों में यह एक विशेष बात है। दूसरे, तीसरे और चौथे पाद के सूत्रों में यह एक विशेष बात है कि उनमें बाद वाला सूत्र जो कार्य करता है वो कार्य पहले वाले सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध रहता है, नहीं पता चल पाता। तो बाद का सूत्र 61 नंबर सूत्र ने जो कार्य कर डाला वो 55 नंबर वाले सूत्र को पता ही नहीं चल पाया, ठीक। तो 55 वाले नंबर सूत्र को पता ही नहीं चल पाया। अब इधर फिर से देखिएगा, तो उद थान और उद स्तंभन ऐसा हुआ कि नहीं? यहां देखिएगा, अब इस स के स्थान पर जो था हुआ, स के स्थान पर जो था हुआ वह कार्य, स के स्थान पर हुआ था वाला कार्य किसको पता चलेगा? स के स्थान पर हुआ था वाला कार्य खरी च को पता नहीं चलेगा, पर किसको पता चलेगा? क्या इसको पता चलेगा? देख लीजिए जरा फिर से, यहां नंबर देखिए, झरो झरी सवरणे को तो पता चलेगा, है कि नहीं भाई? 61 नंबर सूत्र ने जो कार्य किया 65 वाले को तो पता चलेगा ही ना। तो स के स्थान पर था हो गया है, ऐसा झरो झरी सवरणे जानता है, पर स के स्थान पर था हो गया वो, यह खरीचा नहीं जानता, है कि नहीं? बाद वाले सूत्रों को पता चलेगा, जैसे अभी मैं क्या कार्य करके यहाँ जाऊंगा वो बाद वाले लोगों को पता चल जाएगा, और मेरे यहाँ से जाने के बाद कौन आया, क्या कार्य किया, वो मुझे थोड़े से पता चलेगा, है ना। तो खरीचा के बाद वाले सूत्र ने क्या कार्य किया वह खरीचा को नहीं पता है, पर इसने क्या कार्य किया ये इसके बाद वालों को पता है, पहले वालों को नहीं पता चलता, ठीक है। तो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य ने जो पूर्व सवर्ण करके थ कर डाला वह था जो है, ए प्रभु आ जाओ इधर, काहे नहीं आ रहे हो, नाराज हो का? नहीं, चलिए, हाँ, वह जो था है, ये जो था ये झरो झरी सवर्ण को पता है कि यहाँ था है, पर खरीचा को नहीं पता है। खरीचा की नजर में यहाँ पर स है कि नहीं? खरीचा के नजर में स है। अब देखिए एक काम करते हैं, द को हमने क्या किया, द के यहां देख लीजिए, ये जो था है झरो झरी सवर्ण से विकल्प से लोप कर दिया, यहाँ तो हमने द के स्थान पे ता कर दिया, उत्थान बन गया, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए उत और स्थान जोड़ कर लिख देते हैं सीधे, खरीचा से तो हो गया। यहाँ भी इस द को द के स्थान पे, हाँ सॉरी, यह द के स्थान पे ता हो गया, द को कहते कहते द लिख ही डाले, इस द को हमने कर दिया था, ठीक।
द के स्थान पे था हो गया। और ये वाला जो था है खरीचा की नजर में तो ये तो सही है कि नहीं? अब सा के स्थान पे वह चर करेगा तो क्या करेगा? चलिए मान लीजिए ये स है, स भी तो झल है, तो झल के स्थान पे चर कर दो, तो सा के स्थान पे वो चर करने लगेगा। तो स झल भी है, स चर भी है, चर में भी तो चटा था कप स आता है कि नहीं? तो स के स्थान पे आप खरीचा लगाओगे भी तो सही रहेगा उसके आधार पर, है ना? तो उसको यहाँ स दिखाई पड़ रहा था, यहाँ उसकी नजर में सही है कि नहीं? तो इसलिए इस था के जगह पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे रह गया, और ये थान वैसे का वैसा रह गया। ठीक, अब इधर देख लीजिए, इस उद के ता को हमने ता कर डाला और एक ता उसका तंबन का जोड़ दिया। ठीक, और इधर अब देखिए, उद के दा को ता किया हमने, ठीक, उद के दा को ता किया, पर इस था को कुछ नहीं करेंगे और तंभन वैसे बचा रहेगा। बचेगा कि नहीं? इस तरह, ये डबल ट्रिपल ता वाला नहीं बनाना है, ऐसा यहाँ व्याख्याकार का मत है, जो युक्त संगत भी लग रहा है, तार्किक लग रहा है, तर्क की दृष्टि से उचित लग रहा है। ठीक, पर शायद मैंने कहीं किसी व्याख्या में डबल और ट्रिपल ता वाला पढ़ा है, वो कहाँ पढ़ा है वो मैं खोज के इस पर थोड़ा अन्वेषण करके अगले व्याख्यान में उसको बताऊंगा, कहीं पढ़ा है। ठीक, क्योंकि पढ़ा भी है मैंने, उसको बताया भी है उल्लेख है उसका, पर जिसने भी वह उल्लेख किया है उसने संभवतः इस स्ट्रक्चर को समझे बिना किया है। मैंने भी अभी जब नंबर देखा, नंबरिंग, तो मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या देख लीजिए, यहाँ पर था का चर करके तकार यदि करना चाह रहे हैं आप, तो ऐसी आशंका मत करिएगा, क्योंकि चर्त की दृष्टि से पूर्व सवर्ण जो हुआ था वह असिद्ध है। ठीक, पूर्व सवर्ण ही सिद्ध नहीं है, ये बात कह दिया। ठीक है, और उत्थानम इत्यस्य उन्नति, उत्थम्बनम इत्यस्य अवरोधा इत्यर्थ। ठीक, उत्थान का मतलब होता है उन्नति और उत्थम्बन का मतलब होता है अवरोध। ठीक, अब इसके बाद एक नई संधि का नियम शुरू हो रहा है, जो नियम है झयो होन्य तरस्याम, झयो होन्य तरस्याम। इसके बाद वाला जो है छोटी, वो कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे, पर झयो होन्य तरस्याम आज समाप्त कर लेते हैं। ठीक, झयो होन्य तरस्याम देखिए बहुत सिंपल है, सूत्र से ही सूत्र का अर्थ निकालिए। ठीक, झयो होन्य तरस्याम सूत्र से पहले अष्टाध्यायी में निकालिए, देखिए कौन सा सूत्र था, 61 अभी अभी पढ़े हैं आप, 8 4 61, उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य, तो यहाँ पूर्वस्य हम ले आए, कोनो दिक्कत तो नहीं, पूर्वस्य सवर्ण भी ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्पष्ट है कि नहीं? तो छाया हमें पंचमी लगी है, ठीक, हा हमें षष्ठी लगी है, झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर अन्य तरस्याम का मतलब होता है विकल्प से। अन्य तरस्याम का मतलब क्या होता है? झय के बाद आ रहा हो ह, तो उस ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। बहुत सिंपल सूत्र से ही सूत्र का अर्थ आप निकाल लेंगे। सूत्र में रहने वाली विभक्ति के आधार पर झय हमें लगी है पंचमी, यानी जो कुछ भी जिसके स्थान पर कार्य होगा वह झय के बाद में आना चाहिए, है कि नहीं? अब झय क्या है? तो आप जानते हैं झय एक प्रत्याहार है जिसमें कुल मिलाकर 20 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 20 वर्ण? हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तब है घढ़धश के झभ घढ़ हर एक वर्ग का चौथा आ गया, जब गड हर एक वर्ग का तीसरा आ गया, खफ छठ थ हर एक वर्ग का दूसरा आ गया, और चट तक कप ये हर एक वर्ग का पहला आ गया। वहीं तक है झय, कपय वहीं तक है ना।
तो हर एक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कुल मिलाकर 20 वर्ण झय में आते हैं। तो पहले होना चाहिए झय। ठीक, जो कुछ भी कार्य होगा वह झय के उत्तर के स्थान पर होगा, ऐसा किसने बताया? तस्माद् इत्युत्तरस्य। यदि पंचमी विभक्ति का निर्देश हो तो जो भी कार्य होता है वह कार्य किसी वर्ण से अव्यवहित रूप में आने वाले तुरंत बाद के वर्ण के स्थान पर होता है। जो भी कार्य होता है वो ऐसे ही होता है ना। तो जो कार्य हुआ यानी पूर्व सवर्ण का जो कार्य होगा वह किसके बाद होगा? झय के बाद होगा। किसके स्थान पर होगा? तो हा झयः हः अन्यतरस्याम, ऐसा सूत्र का पदच्छेद होगा। तोड़ेंगे जब सूत्र ना तो आपको सूत्र में से ये इतने शब्द निकल कर आएंगे। एक है झयः, दूसरा है हः, तीसरा है अन्यतरस्याम। ठीक, अब झयः में झयः कहूं, झयो कैसा हुआ? ठीक, मूलतः झयस होने से पहले स को रू होकर रू को ऊ हो गया, नियम लग गया। ठीक, क्योंकि ये हर्ष है। और ह धन अन्य तरस्याम, यहाँ क्या है? यहाँ अवर्ण, यहाँ अवर्ण, दोनों अवर्ण के बीच में आने वाले इस रू के स्थान पर, जो रू था पहले, अतो रोर प्लुदाद प्लुते से उ हुआ, आद गुणा से गुण हुआ, गुण होकर एंगा पदांतादति से पूर्व रूप। ठीक, पहले ह रू ह उ को हो गया हो धन अन्य तरस्याम, तो होन्य तरस्याम एंगा पदांतादति। ठीक, तो ये क्या हुआ? पहले आना चाहिए झय, उसके बाद आना चाहिए हा। तो इस हा के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है, यानी झय का सवर्ण हो जाता है। यह इस सूत्र का निष्कर्ष है, झयो हो नित्रस्याम का। निकाल लेंगे ना सूत्र का अर्थ, इतना है कि नहीं? पहले झय, उसके बाद ह, तो झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाया करता है। चलिए जरा सा देख लेते हैं। तो सब देख लीजिए, एक है वाक धन हरि, वाक हरि। वाक एक शब्द है कि नहीं? शब्द का अंतिम वर्ण झल है कि नहीं? है कि नहीं? शब्द का अंतिम वर्ण, वाक एक शब्द है, शब्द का अंतिम वर्ण झल हो तो झलाम जशोंते, झलाम जशोंते लगता है कि नहीं? का को ग कर सकते हैं कि नहीं? का को आप ग कर सकते हैं। अरे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब आप चाहे पहले क था, चाहे पहले ग है तो झय, क्योंकि झय में हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब आ जाता है। का भी झय है, ब भी झय है ना? तो झय के बाद आ रहा है हा। ए प्रभु, क्या हो रहा है आपको? झय के बाद हा आ रहा है ना? आया? तो झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता। पूर्व में क्या है? ग का सवर्ण हो जाएगा। ग के सवर्ण कौन कौन है? ये पांचवा आने जगह पे हम बैठेंगे। खा बोला, गहा के जगह पे हम बैठेंगे, गा कहा हम बैठेंगे, घा कहा हम बैठेंगे और गा कहा हम बैठेंगे। ठीक, तो पहली बात ह ने कहा कि हमारे स्थान पर है, हम जिसको चाहेंगे उसको बैठाएंगे, है ना? तो वो इंटरव्यू ले लेगा इन सब का, कौन बैठने लायक है। तो देखेगा ये बेचारे कम प्राण वाले हैं, अल्प प्राण है, ये भी, ये गा भी अल्प प्राण है और गा भी अनुनासिक भी है, अल्प प्राण भी है। तो बचे महाप्राण वाले दो ही, है कि नहीं? हा के जगह पे या तो ख आएगा या तो घ आएगा। तो अब देखिए हा किस वाले ग्रुप में आता है? आभ्यंतर, पहले उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो हा का कंठ, ख का भी कंठ, घ का भी कंठ नहीं निर्णय कर सकते।
आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो ह का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत और ख और घ का स्पृष्ट, उसके आधार पर भी निर्णय नहीं कर सकते। बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही निर्णय करना पड़ेगा, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम निर्णय करेंगे तो विवार श्वास अघोष इसका नहीं है ह का। ह हर्ष में आता है, हर्षः संवारा नादा घोषास, हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष है ना। तो हर्ष प्रत्याहार में आप देखिए ह या वारा ल यम गण न झभ घ दिख गया, झभ घ ढ ध झभ घ ढ ध, है ना। ये तो खर वाला है, ये संवार नाद घोष वाला नहीं, विवार श्वास अघोष वाला है, ये नहीं हो पाए। तो अब हा के स्थान पर जो होगा पूर्व सवर्ण वह उसी वर्ग का चौथा वर्ण होगा, क्योंकि चौथे वर्ण महाप्राण मिलेगा, संवार नाद घोष मिलेगा, है ना। संवार नाद घोष तीसरा चौथा पांचवा तीनों वर्ण है। वर्गाणाम देखिए नहीं, वो तो हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हर्ष में आता है। हर्ष में हाया वारा ल यमा गाना ना झभा घटा था जबा घटा था, ठीक। कुल ये जो वर्ण आ रहे हैं इसमें वर्ग के पहले दूसरे नहीं आते, तीसरा चौथा पांचवा आता है। उनमें महाप्राण केवल चौथे वर्ण है ना। महाप्राण केवल चौथा वर्ण है, यानी ह के स्थान पर होगा तो कोई पूर्व वाला जो वर्ण है उसी का सवर्ण चौथा वर्ण है ना, यही तो होगा पूर्व सवर्ण। तो अब ग के जगह पे नहीं, स्थान किसके स्थान पर कार्य होगा, झय के बाद में जो है उसके स्थान पर कार्य होगा, झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर कार्य। तो ह के स्थान पर आएगा क्या, पूर्व वाले का सवर्ण। पूर्व वाले का सवर्ण का ख ग घ में से हमने निर्णय कर लिया क्या आएगा घा, ठीक। तो हमने बना लिया घरी, बनाने में कोई दिक्कत, घरी बन जाएगा कि नहीं। पर ये जो होगा वो विकल्प से होगा, जब ह को घ नहीं होगा तो ऐसा भी रह जाएगा, हो जाएगा झलाम सुनते खाली लगेगा, ठीक है। तो ये भी बन गया, स्पष्ट है ना। अब यहां देखिएगा वाघ घरी ये दो ही उदाहरण दिया, पर हम और भी उदाहरण सोच लेते हैं, ठीक। कौन सा, हाँ वाह क्या बात है, बहुत सही। एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, अच धन हीन, अच धन हीन, कवर्ग के कख ग घ के स्थान पर घ हो जाता, ये आपने जान लिया, ह के पहले आए तो विकल्प से। पर चछ जझ होता तो उसके स्थान पर झ हो जाता है, ह के स्थान पर। ये अब देख रहे हैं, अब झय है कि नहीं, ये झय के बाद आ रहा है ह कि नहीं, झय के बाद ह आता हो तो ह के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। पूर्व वर्ण क्या है, पूर्व वर्ण च है, च का सवर्ण क्या होगा, च छ ज झ में से आप निर्णय करेंगे तो च नहीं हो पाएगा, ज नहीं हो पाएगा, य नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों अल्प प्राण है। छ और झ में से कोई होना चाहिए, तो संवारनाद घोष वाला झ ही है, तो ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, झ। तो हीन जो था वो हो जाएगा झीन, है ना, झीन, झीन हो गया बेचारा, ठीक। तो च को आप झ कर लेंगे झलाम जसवंत से, झीन बन जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। झलाम झसी भी लगाना चाहे तो आप लगा ही सकते हैं, पर यहाँ झलाम जसवंत से करना ज्यादा ठीक है, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब देखिए ऐसे ही, हाँ चलिए, क्या, चलिए हम दूसरा दे देते हैं, उद्धार, ठीक। झय के बाद ह आ रहा है तो ह के स्थान पे पूर्व का सवर्ण हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं? हा के स्थान पर पूर्व वर्ण झ है, उसका सवर्ण है। द का सवर्ण क्या है? त थ द ध न। उनमें से आएगा चौथा वर्ण ध। ठीक, तो उद्धार बना ले देंगे। अब प फ ब भ म का कोई खोजते हैं, हैं? नहीं, अभी बताते हैं हम, खुद से कोई कल्प हैं? कौन हंसती? अरे रहने दीजिए, अभी मैं मतलब कोई दूसरा उदाहरण सोच लेते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल। उद्धृत, 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 उद धन हृत, तो बन जाता उद्धृत। ध को धा हो जाएगा, पूर्व वर्ण का पहला वर्ण। सिद्ध, जो आप कह रहे हैं वहां दूसरा बात, वहां झषस तथोर धोधा नियम लगता है। सिद्ध धातु से क्त प्रत्यय लगता है, क्त के स्थान पर झषस तथोर धोधा से ता के स्थान पे धा हुआ है, तो सिद्ध नहीं है। हम पा वाला पवर्ग का उदाहरण देख रहे थे। हमने आ, वो वाला उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देखे ना। अब पवर्ग वाला भी एक आध उदाहरण, टवर्ग का भी एक आध उदाहरण बचा ही रह गया है? नहीं, अभी पवर्ग का उदाहरण कोई ऐसा शब्द देखते हैं जिसमें अंत में पवर्ग आता हो। त्रिष्टुप, अनुष्टुप, ये सब लेने का। चलिए बनाते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए त्रिष्टुप है, उसके बाद हा से हा आना चाहिए ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी त्रिष्टुप छंद के मंत्र में हरि का वर्णन हो तो त्रिष्टुप ही हरि, त्रिष्टुप भरी, ऐसा वर्णन समास करके बना लेंगे हम। त्रिष्टुप छंद में हरि का वर्णन हो तो ए, हम हरि का वर्णन कर रहे हैं, तुम्हारा वर्णन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, त्रिष्टुप हरि हो गया। तो अब भरी हो जाएगा कि नहीं? हा को भ हो, हा को क्या हो जाएगा? पूर्व वर्ण का सवर्ण भ, त्रिष्टुप भरी। पा को बा भी कर लीजिएगा, त्रिष्टुप भरी। ठीक है? अरे प्रभु, हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब हर एक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के तुरंत बाद यदि ह आता हो, वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के तुरंत बाद यदि ह आता हो, तो उन वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण, उन वर्णों के स्थान पर नहीं, ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है, वर्ण हो जाता है। ये जयो हो तरस्याम का तात्पर्य है। ठीक है, अब यहां तक पढ़ लिया। अब यहां से आगे जो सचोटी है, सचोटी, इनको कल पढ़ेंगे। सचोटी और छत्व ममनीति वाच्यम से लेकर के कहां तक? मौनुस्वारा भी आ जाएगा, अनुस्वार वाली बात आ जाएगी। एक मिनट देख लेते हैं। मौनुस्वारा नश्चा पदांत से झली, ठीक नहीं, नश्चा पदांत से झली तक ही चलने देंगे। ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।